everyone, welcome in the online classes of Shivaji Group of Institution. This class is for students of class 10. So as you all know that nowadays we are discussing about lesson heredity and evolution. And today I am going to start a new topic which is evolution and classification. What is the contribution of evolution in classification? First of all, let's discuss what is classification. Classification means division of animals or plants in different groups according to their characteristics. And evolution plays an important role in classification. So let's discuss some points. Number one, evolution of a species depends upon accumulation of change over a period of time. As I told you so many times that evolution directly depends on change of or accumulation over a period of time. स्पेशीज में जो भी विद द टाइम चेंजेस आते हैं वो डिपेंड करता है इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि इवोल्यूशन तभी होता है जब धीरे धीरे चेंजेस बढ़ते चले जाते हैं स्पेशीज में, ऑल ऑफ अ सडन न्यू स्पेशीज इज प्रोड्यूस. दैट स्पेशीज डिड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अपॉन accumulation of change over a period of time. धीरे धीरे जो accumulation हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं लंबे समय में, वही डिपेंड होता है इवोल्यूशन के. नेक्स्ट थिंग, इवोल्यूशन हेल्प्स अस टू नो डिफरेंसेस बिटवीन टू ग्रुप्स एंड स्पेशीज. एनिमल्स अगर हम बात करें सारी एनिमल्स हैं, बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट स्पेशीज और टू डिफरेंट ग्रुप. These differences depends upon evolution and evolution helps to know these differences very well. जो भी differences हैं टू ग्रुप्स में या टू स्पेशीज में, इसके लिए evolution बहुत अपना contribution देता है, हेल्प करता है ताकि उन differences को easily समझ सके, उनको अच्छे से समझ पाए. नेक्स्ट थिंग, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशीज. जो स्पेशीज का क्लासिफिकेशन हो रहा है उसके लिए भी इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. ना व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेशीज? बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बट सबको एक ही स्पेशीज में रखा नहीं जाता. हर किसी की स्पेशीज डिफरेंट है, हर किसी के ग्रुप्स डिफरेंट है, और ये जो डिफरेंशिएशन होता है ये डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का और उसके बेसिस पर उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है. ये डिफरेंट ग्रुप्स प्लांट्स के भी होते हैं और एनिमल्स के भी होते हैं. फॉर एग्जांपल प्लांट्स की बात करें, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 ग्रुप्स में प्लांट को डिवाइड किया गया. डिवीजन का बेसिस क्या है? बेसिस ये है कि सब में एक दूसरे से थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस डायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑन इवोल्यूशन, क्योंकि प्लांट्स तो सभी थे बट विद द टाइम इवोल्यूशन आया, चेंजेस आए और उससे क्लासिफिकेशन का बेसिस बन पाया. सिमिलरली एनिमल्स को भी बहुत सारी कैटेगरीज में, फाइलम्स में डिवाइड किया गया है. फॉर एग्जाम्पल सिलेंड्रेटा, एसिलेंड्रेटा, सिनेडेरिया एंड सो वेरी मच. So this is the basis of classification of species. Next thing, evolution acts as a tool. एक टूल की तरह ये हेल्प करता है. टूल किस चीज़ का? टूल हमें हेल्प करते हैं किसी चीज़ को इजीली समझने के लिए, उस चीज़ के बारे में इजीली जानने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कहीं भी कोई नेल को वॉल में लगाना है तो उसके लिए हैमर का यूज़ करते हैं. हैमर के यूज से इजीली हम उस नेल को वॉल पे लगा सकते हैं. सिमिलरली इवोल्यूशन भी एक टूल है एंड ये टूल किस चीज़ से? स्टडी एंड कंपेयर द कैरेक्टर्स ऑफ टू ग्रुप. जो डिवीजन किया गया एनिमल्स का या जो डिवीजन किया गया प्लांट्स का, ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो डिवीजन है, इसके कैरेक्टर्स को, टू डिफरेंट ग्रुप के कैरेक्टर्स को इजीली हम स्टडी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या उनके कैरेक्टर्स हैं, इनको स्टडी करने में एंड ऑल्सो कंपेयर करने में इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट थिंग, इम्पॉर्टेंट फॉर क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमिकल प्रैक्टिसेस. टेक्सोनॉमिकल जो प्रैक्टिसेस होती है, टेक्सोनॉमी के बेसिस पे भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है. उसकी प्रैक्टिसेस में फिर क्लासिफिकेशन करने में भी हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन को समझने में, बट क्लासिफिकेशन को करने के लिए भी एनिमल्स और प्लांट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए भी इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट इन कैरेक्टर्स, दैट इज डिटेल्स ऑफ बिहेवियर और अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म. इवोल्यूशन के बेसिस पे हम कैरेक्टर्स को समझ सकते हैं. कैरेक्टर्स होता क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर्स? कैरेक्टर्स होता है डिटेल ऑफ बिहेवियर और अपीयरेंस. कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है या जो अपीयरेंस है, फॉर एग्जाम्पल हम अपने फ्रेंड सेलेक्ट करते हैं तो उसके कैरेक्टर्स को जस्टिस करते हैं. कैरेक्टर्स को जस्टिस करने के लिए हम उसका फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, उसके कैरेक्टर्स देखते हैं कि उसके कैरेक्टर्स किस तरह से, उसका बिहेवियर कैसा है हमारे लिए, और हम यही बिहेवियर और अपीयरेंस को देख के किसी के कैरेक्टर को
जज करते हैं, या बात करें ह्यूमन बींग्स की, बट जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो उसमें भी यही दो फैक्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लांट्स का जो फिजिकल अपीयरेंस है या जो एनिमल का फिजिकल अपीयरेंस है, ये डिसाइड करता है कि उसको कौन से ग्रुप में क्लासीफाई करना है। या फिर बिहेवियर, प्लांट्स और एनिमल्स का बिहेवियर कैसे, कि वो कौन से हैबिटेट में रह रहे हैं, उनका क्या फूड ईटिंग हैबिट्स है, ये सारी चीज़ें और अपीयरेंस मिलके ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर्स डिसाइड करती है, जो बेसिस होता है क्लासिफिकेशन के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर फॉर्म और फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स का पर्टिकुलर फॉर्म होता है, फिर पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ये नहीं कि कोई भी चीज़ को लेके हम उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकते हैं, हमें पर्टिकुलर फॉर्म्स निकालने होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स के, पर्टिकुलर उनके फंक्शंस को देखना होता है, और ये फॉर्म्स एंड फंक्शन ही डिसाइड करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैमल्स की बात करें, तो मैमल्स के बॉडी में हेयर होते हैं। मैमल्स कौन है, हम लोग हैं, हमारे बॉडी में हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, पर्टिकुलर फॉर्म है। इट हेल्प्स अस टू कीप अस इन द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। हम लोग को मैमल्स की कैटेगरी में इसीलिए रखा गया क्योंकि हमारे बॉडी पे हेयर प्रेजेंट है। अब जितने भी एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में हेयर की प्रेजेंस है, उन सभी को मैमल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, मैमल्स में। ये हमारे पर्टिकुलर कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जो डिसाइड करता है कि हमें कौन से ग्रुप में क्लासिफाइड होना है। सेकेंडली अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स को अलग करने का क्या हमारे पास क्राइटेरिया था, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स जितने भी होते हैं उन सब में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देखते हुए हम लोग ने प्लांट्स की एक अलग कैटेगरी डिसाइड कर दी। तो ये क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिन्होंने डिसाइड किया कि ये कौन सी कैटेगरी में जाएंगे। सो दीज कैरेक्टर्स which depends upon behavior, appearance, form, function, all this thing is a basis of classification. Next thing, evolution provide clue to understand the nature of similarities and differences of characters. अब evolution हमें क्या करता है, clue provide करता है। clue means कोई एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है, कोई एक हमें लिंक देता है, कोई एक हमें ऑप्शन मिलता है जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटीज को एंड डिफरेंसेस को। अगर टू ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं, हमें उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करना है, तो हम उनमें या तो सिमिलरिटीज ढूंढेंगे या फिर डिफरेंसेस ढूंढेंगे। अगर हमें दो ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज मिलती हैं तो मतलब वो दोनों एक ही ग्रुप में कंबाइन होंगे, बट अगर हमें उनमें डिफरेंसेस ज़्यादा मिलते हैं दैट मीन्स कि उनके ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इवोल्यूशन हमें क्लू प्रोवाइड करता है ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए किसी भी कैरेक्टर की सिमिलरिटीज को या फिर उसके डिफरेंसेस को। नेक्स्ट थिंग, द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स द टू स्पीशीज हैव इन कॉमन, द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। अब अगर टू स्पीशीज हमारे पास है, वही बात मैंने अभी एपिसोड से डिस्कस की कि जितने भी कैरेक्टर्स दो स्पीशीज में कॉमन होंगे उतना ही क्लोजली वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल दो एनिमल्स अगर आपके पास है, दोनों की बॉडी में हेयर प्रेजेंट है, दोनों ही एनिमल्स को बर्थ देते हैं, दोनों में ही मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट मीन्स वो दोनों को ही आप मैमल्स में रख सकते हो क्योंकि उनके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन में हो रहे हैं। बट यही अगर बहुत सारे डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर आपको उनको डिफरेंट कैटेगरी में रखना पड़ेगा उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करके। सो दिस इज अबाउट इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, दैट इवोल्यूशन directly affects classification. Classification based on behavior, appearance, form or function. For example, mammals have hair on body, plants carry out photosynthesis, and evolution also provides clue to understand the nature of similarities and differences of characters. The more characters the two species have in common, the more closely they are related to each other. That's all for today. Thank you. Hello students, welcome to HI online classes of chemistry. Today is the class of class 10. Class 10th and the chapter is chemistry. Today topic is cleansing action of soap. How we can clean our clothes with the process of cleansing action of soap and what is the formation of micelle, that is the important question for board examination. So what is the process of cleansing action of soap? Firstly, soap molecule consists
two part. First one part is known as hydrophobic part and second part is known as hydrophilic part. Firstly, what is soap? In my previous video lecture, I will tell you about what is the soap and what is the formation of soap. The process of formation of soap is known as saponification reaction, and this process is formed with the process of ester formation. With the help of triester react with base. Base is NaOH. So CH2, COO, C17S35. COO, C17S35. CH2, COO, C17S35. That is the formula of triester. React with base. This base is NaOH. Now break the reaction. If we break the reaction, this part is known as positive part and this one part is known as negative part. Why we all know that is a triester? Because RCOOR is the formula of ester. RCOOR. There are three ester are combined together. That is why we are say that is a triester. Triester react with base 3NaOH. It also break into 3Na positive, 3OH negative. Positive comes to negative portion and negative comes to positive portion and make a product. So here we make a product CH2, CH2, and that is a positive portion. So 3OH are assembled to this. That is the formula of glycerol. And next one product is soap. What is the formula of soap? So here is C17S35. There are the three molecule of C17S35, C double negative. So 3 C17S35, C double O. That is the negative portion. So Na is assembled with this portion. Na. That is the formula of soap. C17S35, C double O, Na. That is also known as sodium stearate. So that is the formula of soap. So formula is C17S35, C double O, Na. Student, this break into two form C17S35, C double O, Na. So this is the negative part and this one is the positive part. Which part is known as positive part is known as hydrophilic part and which part is negative part, hydrocarbon tail part, which is known as hydrophobic part. The structure of soap is this. So this portion is known as tail portion and this portion is known as head portion, which is Na positive. Na positive portion, Na positive portion is known as hydrophilic portion and this tail portion is known as hydrophobic portion. What is the meaning of hydrophobic and what is the meaning of hydrophilic? So student, hydrophobic portion is the meaning of phobia. Phobia means जब हमें किसी से भी कोई चीज का डर लगता है, fear लगता है. That is why here is a hydro. What is the meaning of hydro? The meaning of hydro is water. यहाँ पे सोप का ऐसा पार्ट हम ले रहे हैं, हाइड्रोकार्बन का ऐसा पार्ट ले रहे हैं जिसको किससे डर लगता है? वाटर से डर लगता है. That is why this part don't react with water, don't assemble with water. And hydrophilic part is that type of portion which is attract to water. इसे water के through love है, water के through attraction है, so that type of portion which attract to water is known as hydrophilic part, which is also known as head part and that is C double O negative Na. C double O Na. Now that is the diffusion of, that is the dissociation of soap. Now we start the cleansing action of soap. How we can wash our clothes. So firstly, soap is added to an oily or greasy part of clothes. जब भी आपके क्लॉथ में डस्ट पार्टिकल लगते हैं तो डस्ट पार्टिकल या तो आपके ग्रीस का होता है या फिर ऑयल का कोई पार्ट होता है या व्हाटएवर अनदर टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. तो फर्स्टली सोप जैसे ही आपकी इन डस्ट पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करता है, द हाइड्रोकार्बन ऑफ सोप डिसॉल्व इन ऑयल. आपका हाइड्रोकार्बन पोर्शन तुरंत वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, ये आपका डस्ट पार्टिकल के साथ, ग्रीस पार्टिकल के साथ, ऑयल पार्टिकल के साथ सडनली तुरंत ही डिसॉल्व हो जाता है एंड डिसॉल्व होने के साथ साथ हेड अवे फ्रॉम द ऑयल. उसका जो हेड पोर्शन होता है, दिस पोर्शन, ये आपका तुरंत
10 पार्टिकल से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है. एंड बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल सोप इज ब्रेक. इन दिस फॉर्मेशन आपका एक बिग मॉलिक्यूल फॉर्म होता है एंड जैसे ही आप रबिंग स्टार्ट करते हो आपका सोप फिर से ब्रेक हो जाता है एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वाटर की ड्रॉपलेट्स आपकी बैक होती हैं. विद द हेल्प ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आपका ये जो हेड पार्ट होता है जो रिमूव हुआ था गेट असेंबल विद दैट पार्ट, ये आपका वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ असेंबल हो जाता है डिसॉल्विंग द डर्ट इन वाटर. और वाटर से आपका जो डस्ट पार्टिकल होता है ड्यूरिंग नेक्स्ट प्रोसेस मीसेल फॉर्म हो जाता है और डस्ट पार्टिकल आपका वाटर के थ्रू क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है. अब ये जो आपकी कंप्लीट फिनोमिना होती है इसमें कंप्लीट हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलता है. सो स्टूडेंट फॉर एग्जांपल दैट इज द डस्ट पार्टिकल, दैट इज द डस्ट पार्टिकल्स. जस्ट वेट. ये आपका क्लॉथ पे ऑयल पार्ट है और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका सोप कुछ इस तरीके से था. सो यहाँ पे आपका किसे असेंबल करना है, फर्स्टली ऑयल के साथ कौन रिएक्ट करेगा, टेल पार्ट आपका रिएक्ट कर रहा था. व्हाई, बिकॉज हेड पोर्शन तो आपका ऑयल से क्या कर रहा था, दूर भाग रहा था. तो कंप्लीट स्टूडेंट्स आपकी कुछ ऐसी टाइप की स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ेगी. और आपका Na पोर्शन इन सब से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. व्हाई, बिकॉज दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, सॉरी दैट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, दैट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट. और यहाँ पे आपका वाटर था नहीं, दैट इज वाई ये पोर्शन आपका अलग हो जाएगा. दैट इज Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव यहाँ पे एज वेल एज आपका Na पॉजिटिव. सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप form a complete cluster of soap which is known as mesohyl, that is known as mesohyl formation. One question arises from board examination, what is mesohyl action? So that is the complete action of mesohyl action. Mesohyl formation में आपको ये diagram draw करना है and this complete process of formation of soap and how we can wash our clothes. This complete process of washing our clothes is known as cleansing action of soap. And in this process, when soap is completely diffused and wash your cloth, this cluster is formed. This cluster is known as mesohyl formation. So I hope you all understood about this topic. I think all the topic of carbon and its compound are completed. So there are some questions which are important for this chapter. I will discuss about it in my next video. Thank you. Have a nice day. Class, this is the class for 10th student. In last term we have discussed the sorting. This is the application of an array and we understand what is sorting. What is sorting? To arrange the array elements in ascending or descending order is known as sorting. I repeat, to arrange the array element in ascending or descending order in an array is known as sorting. There are three types of sorting. The first one is bubble sort, which we have learned in last video, and now we understand what is selection sort. So for understanding the selection sort, we take a array that is having data type or return type is int. ARR is the name of array and this is array size. 7 is the array size. So index position is ARR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. If a array has n elements, if a array has n elements, then the index
position is n minus 1. So the size of the array n equal to 7 and index is 7 minus 1, that is 6. So this is about array, and now we understand what is selection sort. In selection sort, we take the key element, that is 9, and compare 9 with all elements. If the least element or minimum element found, then swap. So we take 9, 3, 1, 4, 2, 7, 5. Firstly, we take the index element. This is the index element. Compare with this element. So this is not the least element of the array. Then compare with 1. So 1 is the least element. Then there is a concept of swapping. So next time, here 1 is 1, 3, 9 is present here, then 4, 2, 7, 5. Then the next index element is 3. We compare 3 with other elements. First we compare this, then comparing with this. So there is a swapping concept. 3 is here and 2 is here. So next time the position is 1, 2, 9, 1, 2, 9, 4, 3, 7, 5. Then the position of index number is that 9. Then we compare 9 with all the elements. Then 9 goes here and 3 goes here. So in next 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 9, 7, 5. Then 4 is also least element, so there is no requirement to compare. Then we goes to the 9. The next element is 9. 9 is compared with 7. No. 9 is compared with 5. So 5 swap here. So in next turn, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Then this array is now in sorted order. This is the concept of selection sort. Now we understand how it works for code. In C programming, firstly we take two variables, that is I and j, and min and temp, because we check minimum value in each segment. Then we use the for loop, and there are 3 statements having for loop. In C programming, there are 3 types of loops: do while loop, and for loop. So we use for loop. The first statement is initialization. The next one is condition, and this is increment. So after that it comes in j loop, and j equal to 0 plus 1 means 0 position element compared with first position element. If here is least element, then swap. If not least element, he goes to another position. If this is least element, then swap and interchanges the position. 1 goes to the first position and 9 goes to the third position. Then the value becomes next value, that is 1, and it compare with
that is 2, it compared with 1, and in this time 1 index position compared to all element. If minimum element are found, then swap. Then next time it compares with index position 2's element and find the minimum element. If find, then swaps, and 3 goes to the third position and 9 goes to the fifth position. Now this process works on at least the array is sorted, and this is the outer loop, this is the inner loop, this is the condition. If Aj less than A min, then min equal to J, and this is the concept of swapping. This is the concept of swapping. You know, in swapping concept there is a additional variable temp which is used to hold the value of Ai, and then we put the value of Ai in A min, then we interchange the value A min equal to temp. So this sorting has become. So now you understand what is selection sort. Then you understand the next concept, that is another application of array, that is searching. I only tell about searching. What is searching? To find the element in an array with different techniques is known as searching. To find the array element with the help of different techniques is known as searching. Searching, the method or technique to find out element in an array with the use of different method is known as searching. If let us consider there is an array, integer array AR10, and there are the elements 91, 81, 75, 68, 55, 54, 31, 11, 9 and 4. If, and this is the index position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. If a user gives a value that is 31, then it prints 31 is found at 6th position and it prints the element found. If it is not print the element found, so if there is no element like that, if we find 99, so 99 is not present in all arrays, so element not found. If we find 4, then 4 is present at the 9th index position, then it prints element found. There are two techniques, linear search and binary search. There are two searching techniques, linear search and binary search, which we will discuss in the next class. Thank you class. Today you understand the concept of selection sort, the code of selection sort, then you introduce with searching concept. There are two types of searching, linear search and binary search. Next day, in next term, we have understand the linear search,
with an example. So today, thank you class. Now class is over. Good morning, students. Today we will continue our chapter Socrates. It is written by the writer Rhoda Power. The lesson is divided in two parts, part first and second. In first part, the writer has described about the birth and childhood of Socrates as he was brought under the poor circumstances. He was an ugly boy since birth, and he does not possess a lot of property. He was a son of a poor stone cutter. Even he did not pay attention, the boy did not pay attention toward the materialistic comfort, pleasures of worldly life. He devoted his mind towards thinking, towards the spirituality, towards the metaphysical, and towards the philosophy of life. When the boy grew up, he became a popular, a familiar figure among the people. Everybody wants to discuss, everybody wants to talk with Socrates. Even the people used to look after where Socrates was. ढूंढना लोगों ने शुरू किया कि सुकरात कहाँ है और उनसे बातचीत की जाए. When Socrates grew a little bit older, he became a mature personality. He used to walk in marketplace and everywhere where common people used to gather, and they taught the people to think and to learn about himself, because this thinking creates the logic, the reasonability in human beings. And when we human beings use our logic and our reason, then we are able to find out what is right and what is wrong. Socrates का कहना था कि आप अपनी लॉजिकल पावर, अपनी रेशनलिटी, अपने रीज़न को मैच्योर बनाइए, सीखिए कि कैसे अपने बारे में और अपने कार्यों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप उचित और अनुचित का भेदभाव कर सकते हैं या जान सकते हैं कि क्या चीज़ें उचित हैं और क्या कुछ अनुचित हैं. व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज ऑनरेबल फॉर यू. Now students, today we will start later part of first part and then second part. The remaining part of first part is when Socrates was an old man. जब सुकरात एक बूढ़े व्यक्ति हुए या बूढ़े हो गए, his fame had spread far and wide. Far and wide is a phrase which means everywhere या for the every corner, दूर दूर तक, है ना, देश के कोने कोने तक, दूर दूर तक वो फेमस हो गए. उनकी फेम, उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ने लगी. एथेंस में जन्मा था ये बालक, ये व्यक्ति. और एथेंस यू नो द फेमस सिटी ऑफ ग्रीक, यूनान का एक प्रसिद्ध नगर है जहाँ पे सुकरात का जन्म हुआ. और धीरे धीरे अपने ओल्ड एज तक सोक्रेटिस पूरे एथेंस, पूरे यूनान में फेमस होने लगे. द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम. बहुत सारे धनी व्यक्तियों ने अपने घर के दरवाजे सोक्रेटिस के लिए, सुकरात के लिए खोल दिए. दरवाजे खोलने का मतलब है कि दे वर एग्री विद सोक्रेटिस एंड दे वेलकम सोक्रेटिस इन देयर होम्स. फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, क्योंकि लोग उनको अपना मेहमान पा करके सम्मानित महसूस करते थे. इफ सोक्रेटिस विजिटेड एनीबॉडी हाउस, दैट man, that person felt that it was a matter of proud for him. By degrees, a social group of people gathered around him. धीरे धीरे, gradually, by degrees, gradually, क्रमशः, धीरे धीरे एक शिष्यों का एक विशेष समूह उनके शिष्यों का उनके आसपास एकत्रित होने लगा, इकट्ठा होने लगा. And followed him wherever he went. और ये उनका जो ग्रुप ऑफ पीपल था, शिष्यों का समूह था, दल था, वो जहाँ कहीं भी जाते थे उनके साथ साथ जाता था. Among them was a young man called Plato. इन्हीं शिष्यों के समूह में एक शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो. Who treasured every word which his master uttered. वो हर उस शब्द को जो उसके गुरु यानी कि सोक्रेटिस कहते थे,
बहुत ही सम्मान पूर्वक अपने हृदय में संजोकर रख लेता था। खजाने, ट्रेजर खजाना, खजाने की तरह सहेज कर रख लेता था। अटर्ड माने सेड, कहना, कहा जाता, जो उसके मास्टर, जो उसके गुरु कहते थे, उसको वो अपने हार्ट में ट्रेजर कर लेता था। एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम फेमस एज अ टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ। और ये प्लेटो नाम का जो डिस्पल का शिष्य था, वो आगे चलकर उतना ही फेमस हुआ जितना कि उसके गुरु यानी खुद सोक्रात फेमस हुए थे। Okay student, this was the first part of the chapter. Now we will start second part of the chapter. But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, there were some who did not approve of him. यद्यपि बहुत सारे लोग उसकी बुद्धिमत्ता, उसके ज्ञान का आनंद उठाते थे, इसके सोक्रेटिस के, है ना, उसकी टीचिंग्स, उसके थॉट्स, सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट करते थे। बट आप जानते हैं हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होते हैं, तो सोक्रेटिस के भी विपक्ष में कुछ लोग थे जो उसको पसंद नहीं करते थे, उसके विचारों से सहमत नहीं थे। He taught that man's own mind influenced his conduct more than God's. सुकरात का कहना था कि मनुष्य का अपना मस्तिष्क उसके कंडक्ट यानी उसके कैरेक्टर, उसके आचरण पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस माने इफेक्ट, प्रभाव डालता है बजाय ईश्वर। सुकरात का मानना था अवर ओन थिंकिंग इन्फ्लुएंस अवर कैरेक्टर, अवर कंडक्ट मोर देन गॉड। ईश्वर है, वो ईश्वर के विरोध में नहीं थे, वो एथिस्ट नहीं थे, ईश्वर को मानते थे, पर उनका मानना था कि ईश्वर से भी ज़्यादा आपकी सोचने का तरीका आपके चरित्र और आपके आचरण पर प्रभाव डालता है। दिस सीम टू सम पीपल अ न्यू एंड विकेड आइडिया। ये बात कुछ लोगों को बहुत ही विकेड माने एवल, बुरी, बहुत बुरा विचार लगा। अरे ये तो गॉड के अगेंस्ट में बोलने लगे। He said there were higher and nobler deeds than making sacrifice to Athens. उनका कहना था, सुकरात का कहना था कि making sacrifice to Athens and the other gods of Greek। सुकरात का कहना था कि जो ग्रीक यानी यूनान के ईश्वर हैं और जो एथेंस के लिए, ईश्वर के लिए और एथेंस के लिए जो बलिदान दिए जाते हैं, बलि चढ़ाई जाती है, उससे भी नोबलर, उससे भी उच्च, हायर, आदर्श नहीं, है ना, उससे भी ज़्यादा मोर आइडल वर्क हैं जिनको मनुष्य को करना चाहिए। ईश्वर और यूनान और एथेंस के लिए ईश्वर के नाम पर जो बलि दी जाती है, उससे भी ज़्यादा हायर, उससे भी नोबलर डीड्स करने के लिए हैं। एंड मेनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग एस्ट्रे। कुछ लोगों ने उसके इस विचार को जो सेकुलर बना दिया और ये कहने लगे कि ये तो ईश्वर के अगेंस्ट में बोल रहा है और लीडिंग माने लेज की ओर ले जा रहा है, लीड कर रहा है, कि रास्ता दिखा रहा है यंग जो युवा पीढ़ी है। एस्ट्रे माने पथभ्रष्ट करना, गुमराह करना, मिसलीड करना। तो उन्होंने सोक्रेटिस पर आरोप लगाया कि वो ईश्वर के विरुद्ध बोलता है और नई पीढ़ी को गुमराह कर रहा है, दूसरी दिशा की ओर ले जा रहा है। All that they had been taught to believe and filling their minds with doubt। उनका आरोप था कि सोक्रेटिस अपनी टीचिंग से जो यंग जनरेशन है उनके माइंड में डाउट्स, संदेह, शक भर रहा है और उनके माइंड को स्पॉइल कर रहा है। द मैन हू वर गवर्निंग एथेंस, और वो व्यक्ति जो एथेंस को गवर्न कर रहे थे, मतलब शासन चला रहे थे, सत्ता चला रहे थे, समन्ड सोक्रेटिस टू अपीयर बिफोर देम। उन्होंने सम्मन माने कॉल्ड बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा बुलाया जाना, सम्मन होना मतलब कोर्ट से आदेश द्वारा बुलवाना। तो उन्होंने जो गवर्निंग बॉडी थी एथेंस की, उन्होंने सोक्रेटिस को सम्मन किया यानी कोर्ट में बुलाया, टू अपीयर बिफोर देम, कि वो कोर्ट में आकर हाजिर हों, एंड टू स्टैंड इस ट्रायल, और उनके अगेंस्ट एक ट्रायल मीन्स मुकदमा, एक केस लगाया गया, इम्पोज किया गया। His friends begged him to escape or hide until the storm had blown over। उनके मित्र यानी सुकरात के जो मित्र थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, टू एस्केप और टू हाइड, कि सुकरात से प्रार्थना की कि वो हाइड, छुप जाए, और एस्केप माने बचकर निकल जाए, until the storm had blown over, जब तक कि तूफान गुजर नहीं जाता। उनका कहना था कि जब तक
ये मैटर शांत नहीं होता कोर्ट वाला, तब तक सोक्रेटिस को कहीं छुप जाना चाहिए, अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। बट सोक्रेटिस वॉज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं थे। ही न्यू, वो जानते थे, ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, एंड दैट ही हैड ओनली टॉट, और ये भी कि जो उन्होंने पढ़ाया है वह केवल ही बिलीव टू बी जस्ट ट्रू एंड ऑनरेबल। उन्होंने जो यंग जनरेशन को, जो लोगों को बताया है, पढ़ाया है, वो कुछ भी गलत नहीं है, वो न्याय संगत है, वो सम्माननीय है और उचित है। इसलिए वो क्यों डरे और क्यों छुप जाए। सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वो सीधे न्यायालय चले गए। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रेवल स्टैंड, उनके कपड़े और उनके शूज, जूते डस्टी माने फुल ऑफ डस्ट, धूल से भरे थे। ट्रेवल स्टैंड, और यात्रा की थकान की वजह से गंदे भी थे, थके हुए थे, और वो शूज गंदे भी थे। बट एवरीवन न्यू दैट ए नोबल हार्ट बीट अंडर द शैबी गारमेंट। शैबी माने नॉट नीट एंड क्लीन। हर कोई ये जानता था कि इस गंदे पोशाक के अंतर्गत ये जो उनका जो आउटवर्ड अपीयरेंस है, दैट वाज लुकिंग डर्टी, उसके अंदर व्यक्तित्व में एक ऐसा विशाल हृदय छुपा है जो बड़ा ही नोबल है और जेंटल है और आइडियल है। He made a powerful and dignified speech. सुकरात ने कोर्ट में बड़ी ही शक्तिशाली और डिग्निफाइड माने गरिमामयी, है ना, ग्लोरियस, वैभवशाली, स्प्लेंडर भाषण दिया। He told the Athens, उन्होंने एथेंस मीन्स सिटीजन ऑफ एथेंस, एथेंस के नागरिकों को बताया that they would gain nothing by taking away last few years of his life as he was old. बूढ़ा था तो उस बुढ़ापे में अगर वो कुछ वर्ष कम जिएंगे तो इस बात का उनके व्यक्तिगत जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने बताया कि वो उनके जीवन के कुछ वर्षों को छीन कर कुछ भी गेन नहीं करेंगे, पाएंगे नहीं, कुछ भी अचीव नहीं करेंगे। बट दैट वॉज विलिंग टू डाई मेनी डेथ, लेकिन एज फार एज सोक्रेटिस वॉज कंसर्न, he wanted to die for many times for such noble reason, ऐसे आदर्शमयी, for what he believed to be right, जिसे वो ये विश्वास करते हैं कि ये उचित है, न्याय संगत है, ऐसी बात के लिए वो कई मौतें स्वीकार करने के लिए तैयार थे। The judges listened to him, न्यायाधीशों ने उनको सुना, questioned him, उनसे प्रश्न किए, condemned him to death, और उन्हें मृत्यु की सजा सुनाई। The old man made no complaint, बूढ़े व्यक्ति ने कोई भी शिकायत नहीं की। He leaned on his stick, looking round and crowded courtroom, वह अपनी स्टिक, अपनी छड़ी पर झुककर खड़े रहे, चारों तरफ देखते रहे, जो क्राउडेड कोर्टरूम यानी फुल ऑफ पीपल, लोगों से भरा हुआ जो न्यायालय था उसको देखते रहे। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th में विषय हिंदी, शीर्षक है गद्य खंड का एक पाठ है, लास्ट लेसन, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इसका मैंने आधा कल पढ़ा दिया था, उसका शेष भाग आज मैं पढ़ाऊंगी। शीर्षक का नाम है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। शीर्षक बहुधा बच्चे गलत लिखते हैं, इसलिए मैं 2 बार दोहरा रही हूँ, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। मैं पहले शेष भाग लेसन का समाप्त करती हूँ, इसके बाद आगे। मानव को चंद्र तल तक ले जाने और लौटा लाने वाले यान के बारे में भला कौन नहीं जानना चाहेगा। अपोलो यान सैटर्न 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाता है। वह विश्व का सबसे शक्तिशाली वाहन है। अंतरिक्ष यान के 3 भाग होते हैं, इन्हें मॉड्यूल कह सकते हैं। बच्चों, अब देखिए, कमांड मॉड्यूल का निर्माण इस दृष्टि से किया जाता है कि वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय तीव्र ताप और दबावों को सहन कर सके। दूसरा, नियंत्रण कक्ष, सेनागार, भोजन कक्ष और प्रयोगशाला।
इन सब का मिला जुला रूप ही ये मॉड्यूल होता है, जिसको क्या कहते हैं? कमांड मॉड्यूल। प्रक्षेपण के समय यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो यात्री अपने बचाव के लिए इसे शेष यान से पृथक कर सकते हैं, अर्थात अलग कर सकते हैं। पुनः प्रवेश के लिए बने कमांड कैप्सूल का वजन 5500 किलोग्राम था। इसमें लगभग 5.5 टन मीटर खाली स्थान था, जहां की तीनों यात्री अपने सामान्य कार्य संपन्न कर सकें। इस स्थान को हम औसत दर्जे की कार जितना मान सकते हैं। कैप्सूल जब तैयार होता है उस समय इसमें 5 विद्युत बैटरियां होती हैं और 12 रॉकेट इंजन जुड़े होते हैं। 3 आदमियों के लिए 14 दिन की खाद्य सामग्री और पानी के भंडार, मल के निष्कासन की व्यवस्था रहती है। इसमें पैराशूट भी रहते हैं। यात्रियों को बिना चोट पहुंचाए यह कड़ी से कड़ी जमीन पर उतर सकता है। अगला पैराग्राफ, अंतरिक्ष यान का दूसरा भाग होता है सर्विस मॉड्यूल। इसमें क्या होता है? देखिए, ये औसत आकार के ट्रक जितना होता है। इसमें 10 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के लिए पर्याप्त ईंधन था और 14 दिन तक 3 यात्रियों के सांस लेने लायक प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की व्यवस्था थी। यान को चंद्र कक्षा में स्थापित करने के लिए उसकी गति कम करनी पड़ती है और सर्विस मॉड्यूल के शक्तिशाली रॉकेट मोटर दागकर ही ऐसा किया जाता है। चंद्रयान यानी अपोलो 11 के कल अंतरिक्ष यान का एक भाग होते हुए भी अपने में पूर्ण था। इसमें 2 खंड थे, अवरोह भाग और आरोह भाग। अवरोह भाग में 8200 किलो प्राणोदक था, जिसमें 450 किलो प्रघात के इंजन को चलाया जा सके। चालकों की सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस, पीने का पानी तथा चंद्र तल पर यान को ठंडा रखने की व्यवस्था की गई थी। चंद्रयान की सभी टांगें समतल पर टिकनी आवश्यक नहीं। यह आड़ा तिरछा भी खड़ा हो सकता है। अवरोही भाग में 4 रेडियो रिसीवर, ट्रांसमीटर, बैटरियां मूल यान से और पृथ्वी से संचार व्यवस्था कायम करने के लिए 7 एरियल लगे थे। ईगल के दोनों भाग किसी भी समय अलग किए जा सकते थे। चंद्र तल से वापसी के समय चंद्रयान का नीचे का भाग प्रक्षेपण यंत्र का काम देता है और इसे चंद्र तल पर ही छोड़ दिया जाता है। अगला पैराग्राफ है बच्चों, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एलन ने चंद्र तल पर 21 घंटे 36 मिनट बिताए। चंद्र तल पर इन दोनों यात्रियों ने पांव के ऐसे निशान छोड़े जैसे किसी हल चलन खेत में पड़ जाते हैं। उन्होंने लाखों डॉलर का सामान नहीं छोड़ दिया। दोनों चंद्र विजेताओं ने ऊपरी भाग में उड़ान भरकर चंद्र कक्ष में परिक्रमा करते हुए मूल यान से अपने यान को जोड़ा। फिर वे दोनों यात्री अपने साथी माइकल कॉलिंस से आ मिले। अब चंद्रयान को अलग कर दिया गया और उसे कक्ष में ही छोड़ दिया गया। इंजन दाग कर यात्री वापसी के लिए पृथ्वी के मार्ग पर बढ़ चले। ये यात्री प्रशांत महासागर में उतरे। इन यात्रियों को सीधे चंद्र प्रयोगशाला में ले जाया गया। कई सप्ताह किसी से मिलने जुलने नहीं दिया गया। उनके अनुभव रिकॉर्ड किए गए। वैज्ञानिकों को यह भी जांच करनी थी कि ये यात्री ऐसे कीटाणु तो अपने साथ नहीं ले आए जो मानव जाति के लिए घातक हो, हानिकारक हो। इन यात्रियों के द्वारा लाई गई धूल और चंद्र चट्टानों के नमूनों को अनुसंधान और प्रयोग करने के लिए विभिन्न देशों के विशेषज्ञों को सौंप दिया गया। अपोलो 11 की सफलता के पश्चात अमेरिका ने अपोलो 12 में भी 3 यात्रियों को चंद्र तल पर खोज करने के लिए भेजा। इसके बाद अपोलो 13 की यात्रा दुर्घटनावश बीच में ही स्थगित करनी पड़ी। अभी चंद्रमा के लिए बच्चों अनेक उड़ानें होंगी। दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं। अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोजने में काफ़ी सहायता मिलेगी।
ये पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। वह हमेशा हमेशा के लिए उसकी परिधि में बनकर नहीं रह सकता। अज्ञात की खोज में वह कहाँ तक पहुँचेगा कौन कह सकता है। कहने का तात्पर्य है कि मानव जिज्ञासु प्रवृत्ति का है और उसकी जिज्ञासा जब किसी का ज्ञान अर्जित कर लेता है तो और कुछ दूसरा ज्ञान प्राप्त करने की वो इच्छा व्यक्त करता है। अब बच्चों इसमें आइए सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। अंतरिक्ष यानी शून्य आकाश, निष्क्रिय क्रिया रहित, अनुकृति नकल, दूसरे सने हुए, अनुसंधान खोज, परिधि माने घेरा, आकार, शक्ल, पद प्रहार, पैरों पर आघात, खूबसूरत सुंदर प्रक्षेपण, रॉकेट की सहायता से किसी यान को अंतरिक्ष में पहुंचाना, निष्कासन निकालना, विचरण, घूमना। अब देखिए जैसे 10th क्लास में व्याख्या वैसे नहीं आती है, इसमें एक पैराग्राफ दिया होता है। पैराग्राफ के नीचे 3 प्रश्न होते हैं और उन्हीं तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी पैराग्राफ से छांट करके आपको लिखने होते हैं। वो पहला है, मानव को चंद्रमा पर उतारने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण हर पग खतरे थे, चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रति। जिस क्षण डगमग डगमग करते मानव के पग उस धूल दूसरी तंछी सतह पर पड़े तो मानो वह हजारों लाखों वर्ष से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के सरों ने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला चंद्रमुखी कहलाना कैसे रुचिकर लगेगा। अब देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न बनता है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप संकेत डालेंगे क्योंकि 2 पैराग्राफ आते हैं, बीच में अथवा लगा होता है तो आपको उसमें से एक हल करना होता है। इसमें लिखा है, निम्नलिखित अवतरणों के आधार पर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न बनता है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखिए पाठ और लेखक का नाम भी आप सीधे सीधे लिख सकते हैं या संदर्भ डाल करके पूरा लिख सकते हैं। तो अच्छा ये होगा आप संदर्भ डालकर लिखें। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पानी में चंदा और चांद पर आदमी शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती है। आपको इतना लिखना है, इतना लिखने पर आपको 2 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देख लें। लेखक कहता है कि चांद अपने सौंदर्य से मनुष्य को सदा के लिए आकर्षित करता रहा है। शुरुआत से चांद की सुंदरता किसे अच्छी नहीं होती, किसे अच्छी नहीं लगती, सभी को अच्छी लगती है। मनुष्य भी चांद के विषय में अनेक कल्पनाएं संजोता रहा है। ऐसा कुछ अति प्राचीन काल से करता आया। पृथ्वी के लोग चांद के प्रति तरह तरह के अंधविश्वास पालते रहे। इसका खंडन उस समय संभव हुआ जब अमेरिका निर्मित चंद्रयान को सफलता मिली। जब अमेरिका निर्मित चंद्रयान को सफलता मिली और सफलतापूर्वक उतरने पर मनुष्य ने वहां कदम बढ़ाए। मनुष्य के कदम चंद्र तल पर पड़ते ही चंद्रमा से संबंधित अंधविश्वासपूर्ण मान्यताएं और निराधार कल्पनाएं जो है वो खंडित हो गई। कवि ने अपनी कविताओं में चंद्रमा के विषय में नाना प्रकार की सुंदर कल्पनाएं की थी, पर अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्र तल को ऊबड़ खाबड़ कुरूप तथा जीवनहीन करार दे दिया। अब
ये तथ्य जानने के बाद यदि कोई कवि किसी सुंदरी को चंद्रमुखी कहेगा तो ऐसा अपने कानों से सुनना अब कोई पसंद नहीं करेगा। अब बच्चों अगला प्रश्न आता है, चंद्रमुखी कहलाना क्यों रुचिकर नहीं लगेगा, अथवा मानव के चंद्रमा पर उतरने का क्या भाव प्रतिध्वनित हुआ। इसका उत्तर देखिए, परंतु अब चंद्रमा के कुरूप और जीवनहीन सिद्ध हो जाने पर किसी भी सुंदरी को चंद्रमुखी कहलाना रुचिकर नहीं लगेगा। मनुष्य चंद्रमा के सौंदर्य से आदिकाल से आकर्षित होता रहा है। उसने चंद्रमा के विषय में अनेक कल्पनाएं पाल रखी थी, परंतु चंद्र तल पर मानव के कदम पड़ने के बाद इन कल्पनाओं और अंधविश्वासों पर प्रहार हुआ, क्योंकि उसने चांद को ऊबड़ खाबड़, सतह वाला और जीवन के अयोग्य माना। बच्चों इन प्रश्नों को होमवर्क की कॉपी में आप करिएगा, ठीक है। अगला पैराग्राफ करें। Hello class, welcome to the online classes of SGOI. Myself Prachi Trivedi, your maths teacher. Students, in my previous class, I started the chapter surface area and volume, and I discussed the formula of cuboid, cubes, and cylinder. Okay. Now today we are continuing the chapters with one question. The question is, two identical cubes, each of volume 64 centimeter cube, are joined together end to end. What is the surface area of resulting cuboid? Okay. Now firstly, we let the size of cube. Let the side of cube is a centimeter. Okay, a centimeter. Let's draw the diagram. This is a cube. Okay, because here is two cubes are joined together. One cube is this, and second one is this. Okay, so if the side of one cube is A, then A means length become 2A, breadth is A, and height is A. Okay, when two cubes are joined, then this shape become in the form of cuboid. Okay, now according to the question, we have the volume of each cube, which is 64 centimeter cube. Volume of each cube is equals to 64 centimeter cube. We know that the volume of cube is equals to A cube is equals to 64. Then A is equals to 3 into 64 means 3 into 4. Then A is equals to 4 centimeter. Okay students, the value of A is 4 centimeter. Now from the diagram, the length of the cuboid is 2 centimeter. Length is 2 centimeter, 2A centimeter. Breadth is A and height is A, means 4, and 2 into 4 means 8 centimeter. Okay. Now find the surface area of cuboid. Then we know that the surface area of cuboid is 2 LB plus BH plus HL. Okay. Put
the value 2 and 8 into 2 plus 2 into 2 plus 2 into 8 because length is 8. Then 16 plus 4 plus 16. Okay? When we add it, we get 16 plus 16 is 32. Okay? 2, 32, 36. Then 2. Here the value of B and H is 4, okay? Then 4. This is also 4 and this is 4, okay? Now, four and 6, 10, 3, 6, 7, 8. When we give 160 centimeter square, then surface area of cuboid is 160 centimeter square. So next is sphere. As we know that a solid circular shape is called sphere. The diagram of sphere is, this is the center and R is the radius of sphere. Okay. Now students, if we find the volume of sphere, it becomes 4 by 3 pi r cube, where pi is 22 by 7. Pi is 22 by 7. Okay. Now, the curved surface area of sphere. Actually, here the curved surface area and total surface area of sphere are same. Then, curved surface area or total surface area of sphere is equals to 4 pi r square. 4 pi r square. Now students, if we cut this sphere, its diameter, it becomes a hemisphere. Okay. Hemisphere of radius r. Now, what is the volume of hemisphere? Then volume of hemisphere is volume of sphere divided by 2, and as we know that volume of sphere is 4 by 3 pi r cube divided by 2, then it becomes 2 by 3 pi r cube. Means volume of sphere is 2 by 3 pi r cube. Now the curved surface area of sphere. Curved surface area of sphere Students, curved surface area means this part only. Okay. Then we know the total surface area is 4 pi r square. Then curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. Okay. Now the total surface area. Total surface area of hemisphere
circle and we know that the area of circle is pi r square, then plus pi r square, then total surface area of hemisphere become 3 pi r square. 3 pi r square. Okay. Then the difference between the curved surface area of sphere and curved surface area of hemisphere. This is 4 pi r square. This is 2 pi r square. Curved surface and total surface area of sphere are same, but CSA and TSA of hemisphere are different, which is 2 pi r square, and TSA means total surface area is 3 pi r square. Okay. Now we solve some question. The first question is a sphere and a cube have equal surface area, so that the ratio of their volume of sphere to that the cube is √6:√pi. Okay. Now firstly we let the radius of sphere. Let the radius of sphere be r and side of cube be a. Okay. Now students, we have surface area of sphere. Surface area of sphere is equal to surface area of cube, and surface area of sphere is 4 pi r square, and surface area of cube is 6a square. You know that the formula. Okay. Now it means a square is equals to 2 by 3 pi r square. Okay. Now students, here if we find the value of a, then a is equals to r under root 2 pi by 3. Okay. Now we find the ratio of volume. Then volume of sphere to volume of cube. Volume of sphere is pi r, 4 by 3 pi r cube, to volume of cube is a cube. Now put the value of a cube, which is 4 by 3 pi r cube, to 4. A cube means a square into a. Then a square is 2 by 3 pi r square into a. A is r under root 2 pi 3. Okay. Now students, here pi r cube, and when we solve it, we get 4 cancel out 2, it becomes 2. Then when we solve it, we get 2 3 root 2 pi 3. Okay. Now for the this is root 2. When we cancel this, it becomes root 2 pi upon 3. Okay. Now when we solve it, it becomes root 6 to root pi. Okay. This is the answer. Root 6 is to root pi.
Student, the next question is, a vessel is in the form of a hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Then find the capacity of the vessel and the inner surface area of the vessel. Now, firstly, draw the diagram of vessel. Okay. This is a hemisphere and this is a cylinder shape. Here the diameter is 14 centimeter. Diameter is 14, means radius is 7 centimeter and the total height is 13. Total height is 13. As we know that this is also 7. If total height is 13 and if we minus 13 minus 7 we get 6. It means the height of the cylindrical shape is 6 centimeter. Okay. Now first is let's see the solution for the first. Capacity of the vessel. Student, capacity means we calculate the volume of vessel. For the volume, we calculate the volume of vessel is equals to volume of cylinder plus volume of hemisphere. Okay. Now, as we know that the capacity of vessel, first the capacity of vessel is equals to volume of cylinder plus volume of hemisphere. Volume of cylinder is pi r square h plus volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube. Okay, students. Now put the values. Pi is 22 by 7 r. Radius of cylinder is also 7 centimeter. Okay. R is 7. 7 into 7 and height of cylinder is 6 plus 2 by 3, 22 by 7 r means 7 into 7. Okay, students. Now solve it. We get, when we multiply it, we get 926 plus upon 3. This is 924. Okay. Now 924 plus divide 7 1 7 1 8.67. Okay. Now add it. We get 1642.67 centimeter cube. Then the volume of cuboid is 1642.67 centimeter cube. Now the next is the inner surface area of the vessel. Then what we'll do for the inner surface area of vessel? For the inner surface area of vessel, we can find the curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. So for the inner surface area of vessel, the inner surface area of vessel is equals to, inner surface area means curved surface area of hemisphere
plus curved surface area of cylinder. Students, we know that the curved surface area of hemisphere is 2 pi r square. Okay, and the curved surface area of cylinder is 2 pi r h. Now put the value 2 into 22 by 7, 7 into 7 plus 2 into 22 by 7, radius is 7 and height is 6. Okay. Now when we calculate 22 into 7 to the 14 plus 44 into 6. Okay students. Now we get 308 plus 44 into 6 is 264. Then the answer is 572 centimeter square for the inner surface area of the vessel. Okay students. Hello student, good afternoon. Myself Salim, teacher of Shivaji Group of Institution. I am going to explain the chapter is magnetic effect of current of physics. Before I am explaining some definition in this class, magnet, types of magnet, property of magnet, magnetic field lines. Today I am explaining magnetic force. What is magnetism? What is magnetic force? Before I am told you some definition foundation of the chapter. What is definition? Magnet, example of magnet, types of magnet, application of magnet, magnetic field lines, property of magnetic field lines, and next magnetism and magnetic force. What is magnetism? Magnetism property of magnet. What is property of magnet? Which is attached to iron pieces, iron objects. Its property of magnet. The magnets having property attract to iron pieces and attract to iron object. What is property? This property is called magnetism, and definition is magnetism is property of magnet. Magnetism is property of magnet which is attract to iron pieces, iron object, etc. is called magnetism. Is called magnetism. And repeat this: magnetism is property. Magnetism is property of magnet which is attracted to iron particles and manganese materials. Is called magnetism. Now next, magnetic force. For this magnetic force, we know that all magnets attract to iron pieces and attract and repel other magnet according to pole. North pole and north pole repel. South pole and south pole are repel each other. But north pole and south pole attract to each other, but south or north attract to each other. We can say like poles always repel each other, unlike pole
attract to each other. Now, what is magnetic force? Those force act on iron pieces in the magnetic force. Those force act on iron pieces in the magnetic field. Those force act on iron pieces in the magnetic field. And explain, this is magnet, spherical magnet. This is spherical magnet, and this is magnetic field of spherical magnet. And one particles of iron pieces in the magnetic field. Now spherical magnet attract to iron pieces. This attract force of magnet. This force is called magnet force because those force act on the iron pieces by magnet. Now we can say magnetic force. I am explaining it. This is a spherical magnet. This is magnetic field of spherical magnet. This is iron pieces in the magnetic field. Now spherical magnet act on iron pieces. A force act on iron pieces. Spherical magnet act on force iron pieces by spherical magnet. Now we can say this force is called magnetic force because this force act on a iron pieces by magnet. Understand? And those force act on iron pieces in the magnetic field. Those force act on iron pieces in the magnetic field. It is called magnetic force. It is called magnetic force. It is denoted by capital F. It is denoted by capital F. It is denoted by capital F. Then its unit is Newton in amperes system, and second dyne in Celsius system. What is relation between Newton and dyne? I am explain. 1 Newton is equal to 10 to power 5 dyne. 1 Newton is equal to 10 to power 5 dyne, and 1 dyne is equal to 10 to power minus 5 Newton. And repeat, what is magnetism? Magnetism is property of magnet which is attached to iron pieces. Magnetism is property of magnet. Magnetism is property of magnet which is attached to iron pieces. It's called magnetism. Understand? And next, magnetic force. Those force act on iron pieces in the magnetic field. It is called magnetic force. It is denoted by capital F and small f. Its unit is Newton and dyne. Newton in ampere system and dyne Celsius system. Look at the board. Note now. SGY online classes. I am Jyoti Shah, social science teacher, and now for the class 10, my topic is democracy and diversity. I will continue this chapter. It is a civics chapter, and today's topic is social diversities. In our society, we noticed many types of diversities in our society. Some are based on origin and some are based on choices. Origin, we don't choose community. In origin, जो भी हमारी डाइवर्सिटीज हैं वो जब ओरिजिन पे बेस्ड होती हैं तो उसमें हम
अपनी कम्युनिटी को खुद चूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय बर्थ, ये एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करती है। बाय बर्थ हम जिस भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो बर्थ है वो किसी हिंदू फैमिली में होता है, तो हम विदाउट एनी चॉइस, मतलब हमारे पास चॉइस नहीं होती है उसमें, विदाउट एनी चॉइस हम हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करना होता है। तो ये हमारा एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है, जिसमें हम वी डोंट चूज कम्युनिटी, जिसमें हम कम्युनिटी को खुद चूज नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट चीज होती है बेस्ड ऑन द फिजिकल एबिलिटी और डिसेबिलिटी। इसमें भी हम डाइवर्सिटी जब देखने को मिलती है, वो किस वजह से देखने को मिलती है, क्योंकि ये एबिलिटी और डिसेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। बाय जिसके पेरेंट्स जिस तरह के होते हैं, उसका कुछ ना कुछ असर जो होता है वो उनके बच्चों पर भी आता है, चाहे वो एबिलिटी हो या डिसेबिलिटी हो। तो इस तरीके से भी हमारी जो सोसाइटी है उसमें डाइवर्सिटीज हमें अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं, जो कि किस पे बेस्ड होते हैं, फिजिकल, डिसेबिलिटी और एबिलिटी पर। इससे भी डाइवर्सिटी जो है वो बेस्ड होती है। तो डाइवर्सिटी एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पर बेस्ड होती है। फिर नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। जेंडर का भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपको पता ही है, सारे मेल नहीं होते हैं या सारे फीमेल नहीं होते हैं, या हमारा थर्ड जेंडर भी है। तो इस तरीके से जेंडर के अकॉर्डिंग भी जो हमारा सोशल, जो हमारी सोसाइटीज हैं, जो हमारा सोशल ग्रुप्स हैं, वो डाइवर्स होते जाते हैं। तो जो हमारी डाइवर्सिटी है वो इन दो पे डिपेंड करती है। फर्स्ट थिंग था ओरिजिन, ओरिजिन के ये पॉइंट्स मैंने क्लियर किए। एंड नाउ द डिफरेंस बेस्ड ऑन चॉइसेस। एक चीज होती है जिसमें हमारी चॉइस जो है वो हमें नहीं मिलती है, वो बाय बर्थ होता है, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पे, जिसमें हम अपनी चॉइस से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट जो सेकंड थिंग से हमारे जो सोशल डाइवर्सिटी हमारी है वो है जो चॉइस पे बेस्ड होती है। इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट वर्क, डिफरेंट थॉट्स एंड डिपेंड्स अपॉन द चॉइस। जो ये होती है वो हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करती है। हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोफेशन को, हम अपने वर्क को, हम अपने थॉट्स को, है ना, और हम अपनी लिविंग को, सब चीज़ों को हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो उससे भी सोशली डाइवर्सिटीज आती है। फॉर एग्जाम्पल ये ज़रूरी नहीं है कि हम अगर हिंदू फैमिली में मैंने अगर बर्थ लिया है, जैसा कि मैंने अपने ओरिजिन ऑफ बर्थ में हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी ही हो या उनकी लैंग्वेज जो है वो संस्कृत ही हो सकता है वो फ्रेंच बोलने लगे या उसने फ्रेंच सीख ली हो। तो ये क्या हुई डाइवर्सिटी कि मतलब जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी चॉइस पे डिपेंड करती हैं। तो हिंदू फैमिली में जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था, वो हमारी चॉइस नहीं थी, हमने उस कम्युनिटी को अपनी चॉइस से नहीं चुना था। बट अगर हम फ्रेंच सीखना चाहते हैं या एक हिंदू होने के बावजूद भी हम एथिस्ट हैं, वी डोंट बिलीव इन गॉड, हम गॉड पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो ये इस तरीके से डिफरेंस आता है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ का और डिफरेंस बेस्ड ऑन द चॉइसेस। तो चॉइसेस पे भी कुछ जो है वो डिफरेंस बेस्ड होती है डाइवर्सिटी और कुछ ओरिजिन पे बेस्ड होती है। इज इट क्लियर? एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल डिफरेंसेस एंड द लास्ट इज द सोशल डिवीजन। इन टुडेज video I will explain the three main topics: social diversity, social differences and social division. इन तीनों ही में बहुत माइन्यूट सा जो है वो डिफरेंस होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर को समझने के लिए और अपनी जो है खुद अपनी सोशली जो हम जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें किस तरीके से सोशल डिफरेंसेस होते हैं, कैसे सोशल डाइवर्सिटीज होती हैं और किस तरह से सोशल डिवीजन होते हैं, ये भी हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक डाइवर्सिटी आई थिंक क्लियर हो गई। एंड थर्ड सेकेंड चीज ही है कि सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंसेस जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं कास्ट पर, क्रीड पर, रिलीजन, जेंडर, रीजन एंड लाइक दैट एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज भी ऐड हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे जो सोशल डिफरेंस आता है वो इन सब चीजों पे बेस्ड होता है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर या फिर रीजन। तो मतलब अलग अलग तरह से डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल
मैं इसमें आपको एग्जाम्पल भी क्लियर करूंगी। ये हमारा क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल इन बेल्जियम, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। इन बेल्जियम वहां पर सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड थी। कुछ थे जो डच और कुछ जो थे वो फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच स्पीकर्स थे और कुछ डच थे। फ्रेंच जो थे वो आई थिंक 60% थे और जो डच थे वो 40% थे। तो ये जो हमारी डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस था जो है सोशल डिफरेंस, वो किस पे बेस्ड हो गया? लैंग्वेज पे। यहाँ पर हम एक पॉइंट और भी बनाते हैं, लैंग्वेज से ही डिफरेंस आता है सोशली। तो यहाँ ये लैंग्वेज बेस्ड डिफरेंस हो गया, डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स। क्लियर हो गया? ऐसे हमने श्रीलंका का भी एग्जाम्पल पढ़ा था इन प्रीवियस चैप्टर्स। श्रीलंका में भी क्या था? कुछ सिंगलीज थे, ठीक है, सिंगलास थे, और जो सेकंड्स थे वो तमिल्स थे, ठीक है। फिर तमिल फर्दर डिवाइड थे, श्रीलंकाई तमिल्स थे, फिर हिंदूस तमिल थे, ठीक है। तो ये क्या है? ये डिफरेंस है। तो ये सोशल और रिलीजियस जो है बेस्ड है, ये जो है हमारा लैंग्वेज बेस्ड है। तो ये हमारे सोसाइटी के डिफरेंसेस हैं जो हमें सोशल डिफरेंस पे देखने को मिलते हैं। ऐसे ही जो है हमने यहाँ पर एक और भी पॉइंट है कलर। इसके क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कलर भी बेस्ड भी सोशल डिफरेंस होता है। ये सोशल डिफरेंस हमने देखा कलर बेस्ड, कहाँ पर देखा? यहाँ पर हमने ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस देखा था, जो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो अमेरिका था वहां पर ब्लैक और व्हाइट को लेकर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। तो ये हमारा क्या था? ये कलर बेस्ड जो है सोशल डिफरेंस था। इस तरीके से डिफरेंस जो होते हैं वो एक सोसाइटी में या किसी नेशन में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और होते हैं सोशल डिफरेंस। तो आई थिंक सोशल डिफरेंस इज क्लियर नाउ। एंड नाउ द सोशल डिवीजन। व्हेन अ सोशल डिफरेंस बिकम्स सोशल डिवीजन, व्हेन अ सोशल डिफरेंस का एक सोशल डिफरेंस जो होता है वो सोशल डिवीजन में चेंज हो जाता है, बन जाता है, बिकम्स सोशल डिवीजन। कब एक सोशल डिफरेंस, जो सोशल डिफरेंस हमने देखा, जैसे कि हमने मान लीजिए ब्लैक और व्हाइट का देखा, देयर इज द डिवीजन बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट का सोशल डिफरेंस था जो हमने अमेरिका में देखा, तो ये सोशल डिफरेंस हुआ। बट ये सोशल डिवीजन कैसे बना? सोशल डिवीजन व्हेन सोशल डिफरेंस आर ज्वाइंड बाय अनदर सोशल डिफरेंस। जब एक सोशल डिफरेंस ज्वाइंट हो जाते हैं एक दूसरे सोशल डिफरेंस के साथ में, तो एक सोशल डिफरेंस तो ये हो गया। अब इसमें ज्वाइंट क्या हो रहा है? जो ब्लैक्स थे वो क्या थे? पहली चीज तो पुअर थे, ठीक है। सेकंड लैंडलेस थे, ओके। एंड द थर्ड इज दे आर माइनॉरिटी थी, मतलब बहुत कम थे, माइनर थे। तो क्या हुआ? एक ये सोशल डिफरेंस था ही दोनों में, इसके साथ उसमें एक ये सोशल डिफरेंस जुड़ गया, फिर ये जुड़ गया और फिर ये उसके साथ में ऐड हो गया। और अकॉर्डिंग टू ब्लैक, व्हाइट्स आर रिच, वो रिच थे, उनके पास लैंड्स थी बहुत, और वो मेजॉरिटी थी, उनके पास बहुत ज्यादा मेजॉरिटी थी। तो ये क्या हुआ? ये जो एक सोशल डिफरेंस, कई सोशल डिफरेंस आपस में टुगेदर हो जाते हैं, तब वो एक सोशल डिवीजन बन जाता है, और जो कि बहुत 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 हार्मफुल होता है। सोशल डिफरेंस इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है जितना किसी भी नेशन के लिए सोशल डिवीजन। इज इट क्लियर? अब इसी को ही और एग्जांपल से क्लियर करेंगे। The first thing is overlapping, and the second is cross cutting. Overlapping social differences and cross cutting social differences. क्लियर हो गया? तो ये
अब ओवरलैपिंग क्या था, जो एक ब्लैक जो थे वो पुअर भी थे, लैंडलेस भी थे, एंड देन दे आर माइनर ऑल्सो। तो ये जो तीन जो उसमें सोशल डिवीजन होता चला गया, दैट इज ओवरलैपिंग, मतलब एक डिवीजन के साथ दूसरा डिवीजन के साथ तीसरा डिफरेंस। तो ये ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस में आता है। और क्रॉस कटिंग में आता है जब सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड होता है कि ब्लैक और व्हाइट, डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स, तो दे आर क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस। तो इस टॉपिक में बहुत बहुत माइन्यूट सा, सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल के साथ हमने आपको समझाया ताकि आपको इजीली बहुत आपको क्लियर हो सके। इसी में एक और एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, नदर आइलैंड। जो नदर आइलैंड था वहां पर भी एक सोशल डिफरेंस था। किसके किसके बिटवीन कैथोलिक्स के, कैथोलिक्स जो कि 44% थे वहां पर, और प्रोटेस्टेंट्स जो कि 53% थे। दिस इज सोशल डिफरेंस। बट इसके साथ एक और डिफरेंस था, प्रोटेस्टेंट जो थे वो यूनियनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे, और ये जो थे वो नेशनलिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे। इज इट क्लियर? तो क्या हुआ, ये क्या था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, ये था सोशल डिवीजन, सोशल डिफरेंस, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, सोशल डिफरेंस था, ये उनकी सोसाइटी का। बट उसके बाद अब हो सकता था प्रोटेस्टेंट्स में यूनियनिस्ट भी होते, नेशनलिस्ट भी होते। प्रोटेस्टेंट जो थे वो कुछ प्रोटेस्टेंट यूनियनिस्ट पार्टी को भी बिलोंग कर सकते थे और कुछ नेशनलिस्ट पार्टी को भी बिलोंग करते थे, बट ऐसा नहीं था। जितने भी प्रोटेस्टेंट थे वो सारे यूनियनिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे, और जितने भी कैथोलिक्स थे वो नेशनलिस्ट पार्टी को बिलोंग करते थे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सोशल डिवीजन। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर